Good morning, students. Hope all of you are fit and fine at your home. In our last topic, we will discuss about Schrödinger wave equation and output of Schrödinger wave equation. देखो बेटा, जो Schrödinger ने हमें जो इक्वेशन दी थी उसको हमने देखो, वो एक बहुत बड़ा ही मैथमेटिकल इक्वेशन है। वो बहुत बड़ी सॉल्यूशंस आते हैं उसके। वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी हाइड्रोजन को ही एक्सप्लेन करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। लेकिन उसका जो मेन आउटकम क्या था, वो मेन आउटकम था क्वांटम नंबर्स। बेटा, क्वांटम नंबर्स में मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करवा दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें बताता है कि मेन एनर्जी सेल क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² के फार्मूले से निकालना था। न्यूक्लियस से पहला जो हमारा सेल है उसकी दूरी कितनी होगी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया गया था -1312/n²। इसके बाद बेटा आगे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमारा जो अगला क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर जो बेटा वो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं बेटा एल से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते थे हम एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करेंगे हम एल से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन सेल के बारे में बताता है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या बताता है, सब सेल्स के बारे में। देखो बेटा, जब स्पेक्ट्रम को पढ़ा गया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, किसी भी जो एटम है उसका स्पेक्ट्रम को पढ़ा गया, और हाइड्रोजन के अलावा जैसे लिथियम पॉजिटिव का, हीलियम 2 पॉजिटिव का, इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम पढ़े गए बेटा, तो क्या हुआ कि मेन लाइंस के अलावा हमें हाइपर लाइंस भी मिली। देखो, एक तो होती है मेन लाइन, उसके नीचे फाइन लाइंस मिली हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर लाइंस। मेन लाइंस, इनके साथ साथ हमें क्या मिला बेटा, हाइपर लाइंस और फाइन लाइंस। मेन लाइंस हमें बताते हैं बेटा मेन एनर्जी सेल के बारे में, और जो हाइपर लाइंस हैं या फाइन लाइंस हैं ये हमें बताते हैं किसके बारे में, जो सब सेल्स हैं उसके अंदर, मेन एनर्जी सेल के अंदर की इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ मेन सेल्स में ही नहीं है, वो क्या है, वहाँ पर मेन सेल के अंदर भी पार्टीशंस है, इलेक्ट्रॉन उन पार्टीशंस के अंदर भी हैं। और उन सेल्स जो होती हैं मेन सेल के अलावा, जो भी ये लाइंस आई हैं वो किसकी वजह से आई है बेटा, सब सेल्स की वजह से आई है। किसकी वजह से आई है, सब सेल्स की वजह से। तो जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि सब सेल्स वहाँ पर कितनी है। तो किससे पता चलेगा, इसका जो हमारा जिसको डिनोट करते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को, किससे करते हैं बेटा, एल से। एल की वैल्यू क्या होती है, n-1। एल किसके बराबर होता है बेटा, n-1। एन का आपको पता है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मेन सेल। मेन सेल में से एक घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल, यानी सब सेल्स। अज्यूम जैसे हमारे पास क्या बेटा, एन की वैल्यू जो है वो अगर 1 है तो उसके पास कितनी सब सेल्स होंगी, और उसकी रेंज कितनी होती है, एल की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास n-1। ये रेंज होती है बेटा, यानी सब सेल्स की रेंज होगी 0 से लेके, और जो एल की वैल्यू आएगी 0 to L, यानी इतनी सब सेल्स होंगी हमारी 0 से लेके L। यानी जो वैल्यू हमारी L की आई उसकी रेंज क्या रहेगी, 0 से लेके L तक हमारी सब सेल्स होंगी। मान लिया n की वैल्यू 1 है, इसको यहाँ से समझे बेटा, n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो L की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, n-1। 1 - 1 क्या है बेटा, 0। तो L की वैल्यू 0, यानी 0 से रेंज 0 तक यहाँ पर कितनी सब सेल्स हैं, उसके पास एक ही सब सेल है, मेन सेल भी वही है और एक सब सेल है। n की वैल्यू बेटा 2, n की वैल्यू 2, तो 2 - 1, ये वाई हमारी वैल्यू 1। यहाँ से आप लेंगे L की वैल्यू 0 से लेके L तक सब सेल्स की रेंज, तो 0 और 1, यानी अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास कितनी सब सेल्स हैं बेटा, 2 सब सेल हैं, एक 0 सब सेल होगी और एक सब सेल है जो हमारी वो। L की वैल्यू अगर 3 है, 3 - 1, तो वैल्यू क्या आई बेटा हमारी 2। आप 0 से लें, 0, 1 और 2, यानी जो भी वैल्यू हमारी L की आई है उस वैल्यू तक पहुंचना है हमें। रेंज कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से लेके, और जो वैल्यू है वहाँ तक पहुंचना है। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास सब सेल्स कितनी है बेटा, 1, 2 और 3 सब सेल्स हैं। इसके बाद अगर n की वैल्यू 4 है तो सब सेल्स कितनी आएंगी बेटा, L की वैल्यू हमारे पास क्या है, n-1, 4 - 1, 3, तो आप 3 तक पहुँचे, 0, 1, 2 और 3। इस तरीके से बेटा 0, 1, 2, 3 4 सब सेल्स होंगी। अब जो 0 वैल्यू है ये आपको याद करना बेटा, 0 वैल्यू किस सब सेल के लिए होती है, 1 वैल्यू किसके लिए होती है, 2 किसके लिए और 3 किसके लिए होगी। तो जो 0 वैल्यू होती है वो हमारी S सब सेल होती है बेटा, S यानी शार्प
1 वैल्यू होती है P के लिए बेटा, 2 वैल्यू होती है D के लिए, और 3 वैल्यू होती है बेटा F के लिए, 4 वैल्यू होगी G के लिए। आपको सिर्फ 4 याद करनी है, S P D और F। S शार्प, P प्रिंसिप, D डिफ्यूज, फंडामेंटल, प्रिंसिपल। ये हमारे पास 4 तरीके की सब सेल्स हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल बेटा। यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके पास सिर्फ एक सब सेल है, वो क्या है, शार्प। अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो उसके पास कितनी सब सेल्स है बेटा, 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। जितनी हमारे पास n की वैल्यू है उतनी ही हमारे पास क्या है, सब सेल्स है। जितनी वैल्यू n की उतनी ही नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सब सेल्स। ठीक है बेटा। L की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। n-1 से क्या आ जाएगा हमारे पास L क्या बताता हमें, नंबर ऑफ सब सेल्स। अब ये जो सब सेल्स होती हैं बेटा, इनकी एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। जैसे मेन सेल है उसकी एनर्जी है, उसी तरीके से जो सब सेल्स हैं उनकी एनर्जी है। अब जो ये हाइपर लाइंस या फाइन लाइंस आई थी, क्यों आई थी बेटा, देखो अगर मान लिया मेन सेल्स ही होते हैं हमारे पास, N, K, L, M जो मेन सेल्स हैं वही होती, तो L से N में या N से L में जो जंप होते हैं हमारे, तो मेन लाइन से आती है हमारे पास। लेकिन वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उन मेन सेल्स के अंदर जो सब सेल्स हैं उनके अंदर है, यानी S, P, D और F इनके अंदर है। तो जो जंपिंग हो रही है वो S जो P से D में चला जा रहा है, D से F में चला जा रहा है, वापस आ रहा है, इस तरीके की जंपिंग्स हैं। यानी जो सब सेल्स हैं उनमें जंपिंग है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग है वो मेन सेल्स में है। सब सेल्स के अंदर भी जंपिंग है और मेन सेल्स के अंदर भी जंपिंग है। इसलिए क्या है, जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसमें मेन लाइन्स भी होती हैं और हाइपर फाइन लाइन्स भी होती हैं। तो L हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सब सेल्स के बारे में बताता है बेटा, S, P, D और F। अब जो S है, दूसरा क्या बताएगा बेटा, इनकी एनर्जी के बारे में। दूसरा क्या इसके बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में। सबसे कम एनर्जी S सेल की होती है, सब सेल की, उसके बाद P, फिर D और फिर F। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी बेटा, F सब सेल की, उससे ज़्यादा G की। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, S सब सेल की, फिर P की, फिर D की, फिर F की और फिर G की। इस तरीके से हमारे पास ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि कौन सी हमारे पास सेल है, कौन सी नहीं है। इसके बाद अगला जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा बेटा, पहला था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N से डिनोट होता है ये L से। तीसरा हमारा बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा M से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब क्या था, हमने जो बोर के मॉडल की लिमिटेशंस पढ़ी थी बेटा, उसमें मैंने बताया था जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, यानी स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट हो जाना इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। वो स्प्लिट हो जाना इसका मतलब क्या, वो टूट गई है वहाँ पर, यानी बिखर जाना, स्प्लिट हो जाना मतलब। तो क्यों होता है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड और जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज का हमारा न्यूक्लियस इसके सराउंड में भी जो है वो रोटेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और जो इसका खुद का ऑर्बिट है बेटा उसके यानी इस तरीके से। इस चीज़ को ऐसे समझें बेटा, जो अर्थ है, अर्थ क्या करती है, अपने अराउंड भी रोटेशन शो करती है, यानी खुद के एक्सिस के ऊपर भी रोटेशन करती है वो, और जो सन है उसके अराउंड भी रोटेशन करती है। ठीक है ना, जो सन के अराउंड रोटेशन करती है उससे क्या होता है बेटा, आपका जो मौसम है ये चेंज होता है, और जो खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेशन करते हैं उससे क्या होता है बेटा, दिन और रात बनते हैं आपके। उसी तरीके से क्या होता है, ये न्यूक्लियस के सराउंड में भी क्या कर रहा है, अराउंड में जो है वो रोटेट कर रहा है, और खुद के एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज रोटेट करता है बेटा तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा उसके साथ में। तो क्या होगा, जो लाइन्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे बेटा। ठीक है,
जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्या करेगा, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कोइंसाइड करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। जैसे आप क्या करते हो, दो चुंबक लेते हैं हम, दो मैग्नेट लेते हैं, तो जो दो मैग्नेट लिए हमने बेटा उनमें क्या होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आमने सामने आ जाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, साउथ रिपेल करेगा। इसी तरीके से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी उसके साथ कोइंसाइड करेगा और क्या कर सकता है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस उनको स्प्लिट कर देगा। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ओरिएंटेशन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे बेटा किसी सब सेल के अंदर, तो उसके लिए जो वैल्यू हमारी वो है 2l+1। इस तरीके से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m = 2l+1। अब यहाँ से आगे देखते हैं, ये m जो है 2l+1 ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। बेटा कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे हमारे पास। अब l की वैल्यू आप पुट करके देखें, l की वैल्यू मान लिया हमारे पास, देखो 0 1 2 3 ये वैल्यूज आई थी हमारे पास। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो कितने ऑर्बिटल्स हैं, आप l की वैल्यू 0 पुट करें, 2 × में 0 +1 हमारे पास क्या आएगा, एक ऑर्बिटल आएगा बेटा। अगर l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 1 है, तो 2 × 1 + 1 3, तो हमारे पास क्या आएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि l की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो एक ऑर्बिटल होगा, l की वैल्यू 1 है तो हमारे पास क्या होगा 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 2 है तो 5। इस तरीके से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं। इसके बाद क्या होगा बेटा, जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, रेंज कैसे करेंगे, उनके ऊपर जो वैल्यू आएगी +l से 0 और -l तक होती है बेटा। इस तरीके से पहुंचेंगे हम। मान लिया हमारे पास जो l की वैल्यू 1 है, उसके पास ऑर्बिटल, अगर l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल कितने हैं बेटा, l की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास ऑर्बिटल कितने हैं, 1 है। l की वैल्यू 0 है तो प्लस का 0 के ऊपर +l, यानी +0 नहीं होता, -0 नहीं होता, 0, तो m जो है वो 0 रहेगा उसके लिए। l की वैल्यू अगर 1 है तो ऑर्बिटल हमारे पास कितने आए, एक ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल पे m की वैल्यू क्या रही बेटा 0 रही। ये यहाँ पर m की जगह आप लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो m होता है वो होता है बेटा +l से लेके 0 और -l तक। अब अगर l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यूज क्या आएंगे बेटा +1 0 और -1। अगर l की वैल्यू 2 है तो बेटा m की वैल्यूज क्या आएंगी +2 +1 0 -1 -2। यानी m की वैल्यू जो जितनी भी है उसकी प्लस से शुरू करनी है हमने, 0 से होते हुए और उसकी माइनस वैल्यू तक जाएंगे। अगर l की वैल्यू 3 है तो बेटा m = +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। इस तरीके से होते हुए हम आगे जाएंगे। तो अब जो हमारे पास l की वैल्यू है बेटा वो 0 है, ऑर्बिटल क्या है हमारे पास 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप निकाल सकते हो। अगर l की वैल्यू क्या बेटा 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा हमारे पास, उस ऑर्बिटल का क्या नाम होगा बेटा s ऑर्बिटल। उस s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी, ठीक है। अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास l की वैल्यू 1 आएगी तो हमारे पास ऑर्बिटल जो होगा वो p ऑर्बिटल होगा बेटा। l की वैल्यू जो 2 होगी तो हमारे पास बेटा क्या होगा d ऑर्बिटल होगा। l की वैल्यू 3 होगी तो बेटा हमारे पास f ऑर्बिटल होगा। l की वैल्यू 0 होगी तो s ऑर्बिटल। l की वैल्यू 0 s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 बेटा d ऑर्बिटल और l की वैल्यू 3 क्या होगी f ऑर्बिटल होगी। इस तरीके से आपको m की वैल्यूज और याद करनी है। s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू बेटा क्या होगी 0 रहेगी। p के पास 3 होते हैं, p सब सेल ऑर्बिटल है बेटा, p जो सब सेल है इसके पास क्या होंगे 3 ऑर्बिटल होंगे, px py और pz।
जो हमने पीछे ऑर्बिटल्स बोले हैं बेटा, वो क्या थे, हमारे सब सेल्स थे। जो पी ऑर्बिटल बोल गया मैं, वो क्या था, पी सब सेल। डी ऑर्बिटल जो बोला था वो डी सब सेल। इनके अंदर ये है बेटा क्या, हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, 2l+1 की जो हमने फॉर्मूला लिया था m, उससे क्या निकाल लेते हैं, ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालोगे, 2l+1 से। ठीक है, इससे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल लेंगे। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनके लिए m की वैल्यू लिखो आप। पी एक्स के लिए जो m की वैल्यू हो रहेगी वो +1 रहेगी। पी वाई के लिए रहेगी बेटा वो 0 रहेगी। और पी जेड के लिए रहेगी वो क्या रहेगी, -1। क्योंकि मैंने बताया था अगर l की वैल्यू 1 है तो आपको रेंज करनी है +1 से 0 और -1 तक। अब हमारे पास जो d, जो हमारी सब सेल है उसके अंदर क्या है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी वैल्यू भी याद करनी है आपको। तो dx² - y², dz², dxy, yz और zx। तो dz² की जो वैल्यू रहेगी बेटा हमारे पास वो 0 रहेगी, ये +2 रहेगी। इसके बाद xy रहेगी बेटा हमारे पास -2, zx +1 और ये -1। ये आपको m की वैल्यूज याद करनी है इनके लिए कि किस ऑर्बिटल की जो m की वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m भी हमारे पास होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन सेल के बारे में बताता है कि मेन सेल n है, l है, m है, k है, कौन सी हमारी जो मेन सेल है वो है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब सेल्स के बारे में बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा कितने उस सब सेल के पास ऑर्बिटल्स हैं। इसके बाद बेटा अगला है स्पिन क्वांटम नंबर, जो आखिरी क्वांटम नंबर है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो एक ऑर्बिटल होता है बेटा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं होंगे। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा किस तरफ रोटेशन करेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक की रोटेशन क्लॉकवाइज है और दूसरे की रोटेशन क्या रहेगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। इसके बाद आता है बेटा हमारा पॉली एक्सक्लूजन रूल। पॉली एक्सक्लूजन रूल, पॉली एक्सक्लूजन रूल बताता है कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन बेटा उनके पास सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता। मान लिया हमारे पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके पास चारों के चारों का सेम सेट नहीं हो सकता। एनी 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव सेम क्वांटम नंबर्स। चारों के चारों क्वांटम नंबर उसके पास सेम नहीं होंगे, किसी ना किसी क्वांटम नंबर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। मान लीजिए पहले वाले तीनों क्वांटम नंबर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सेम है तो चौथा क्वांटम नंबर जो स्पिन है वो क्या होगा, अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की रोटेशन जो होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब देखते हैं बेटा एक एग्जांपल के थ्रू। मान लिया आपको कोई कह दे कि आपने इसके जो 3D है, 3D आपको दी गई है, कोई भी एक एग्जांपल दिया गया है, आपसे कहा जाए कि आप इसके चारों क्वांटम नंबर लिखें। तो चारों क्वांटम नंबर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 3D जो आपको दिया गया है, 3D का ऑर्बिटल एक्सप्लेन उसने मान लिया लिख दिया x² - y², ये दिया गया ऑर्बिटल। तो जो ये आगे जो संख्या लिखी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा 3। l की वैल्यू क्या रहेगी, l की वैल्यू होती है n-1, तो 3 - 1, l की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। m की वैल्यू क्या होती है बेटा, m की वैल्यू जो l की वैल्यू आई है +l से लेके 0 और -l तक, तो +2 +1 0 -1 -2। मैंने आपको dx² - y² की वैल्यू लिखवाई थी, ये +2 थी, तो जो हमारा m की वैल्यू है यहाँ पर क्या रहेगी +2। इसके बाद s स्पिन जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मेंशन नहीं है तो +½ यानी क्लॉकवाइज और -½ एंटी क्लॉकवाइज। ये चारों सेट आप इस तरीके से बता सकते हैं। अगर आपको ये चारों दिए गए हैं तो आप क्या बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ किस ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है बेटा, लेट्स होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो क्या कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।